मान लिया एक आर नाम का रिलेशन है जिसमें मैंने लिखा ABCD, ये लिखा, ठीक है। आर नाम का रिलेशन है ABCD। तो आप सबसे पहले ये बताओ इसमें टेबल का नाम क्या है। शुरू आदि बेटा तुम बताओ इसमें सर टेबल का नेम आर है। अच्छा, टेबल का नाम हो गया आर। इसको हम टेबल बोल दो या रिलेशन बोल दो, यस सर। ठीक है। अब इसके अंदर जो है बेटा ये बताइए आप कि इसमें जो है एट्रीब्यूट, यानी एट्रीब्यूट को और क्या बोलते हैं? सर कॉलम। कॉलम। एट्रीब्यूट या कॉलम के क्या क्या नाम है? ए, बी, सी और डी। A B C और D। इसकी डिग्री क्या है? इस टेबल की डिग्री क्या है? सर डिग्री 4 है। 4 है। तो देखो जो हमारे पास यहाँ पे बाहर लिखा होता है उसको बोलते हैं टेबल का नाम या रिलेशन का नाम। जो ये ब्रैकेट में लिखे होते हैं ये हमारे एट्रीब्यूट या कॉलम होते हैं, और जितने एट्रीब्यूट होते हैं किसी टेबल में वो उसकी डिग्री कहलाती है, ठीक है। तो डिग्री इसकी 4 होगी, 4 कॉलम है इसके अंदर। अब बेटा हम यहाँ पे ये समझते हैं, जैसे मान लिया हमारे पास ये टेबल है ABCD, ठीक है। ध्यान से समझना, मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4, यहाँ पे लिख दिया 2A 2B, यहाँ पे लिख दिया इसमें लिख दिया MNO, यहाँ पे लिख दिया 6 7 8 8, ठीक है, ये लिख दिया। इस टेबल में बताओ प्राइमरी की कौन सी होगी? सर ए। तो यहाँ पर प्राइमरी की क्या है हमारे पास? A। प्राइमरी की क्या होती है? जो यूनिक हो, ठीक है, एंड नोट नल हो, ठीक है, उसमें नल ना आ रहा हो। अब देखो मैंने यहाँ पे A को लिख दिया 4CO, ठीक है, और 8। अब बताओ प्राइमरी की क्या होगी? सर कोई नहीं हो सकती है। अब इसमें कोई नहीं, लेकिन आपको कल बताया था कि टेबल में प्राइमरी की होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्राइमरी की नहीं है तो आप यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते वैल्यू को, ठीक है। वैल्यू को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मैं कहने लगूँ भाई बताओ अगर A की वैल्यू 4 है तो B की वैल्यू क्या होगी? कोई B बताएगा, कोई C बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यूनिकली आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा हमारे पास चीज़ों को, ठीक है। तो अब हमें क्या करना हो ऐसा कि हमारे पास यूनिक आ जाए। जैसे मान लिया मैंने एक 4O लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया D, यहाँ पे लिख दिया हमने K, यहाँ पे लिख दिया हमने 9, ठीक है। तो अब भी हमारे पास नहीं है यूनिक। तो लेकिन देखो प्राइमरी की जब हमें बनानी है तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्राइमरी की या कैंडिडेट की या सुपर की, कोई भी ये तीनों एक जैसी रिलेटेड होती हैं कि वो एक ही कॉलम से बने। एक प्राइमरी की होती एक ही है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वो एक ही कॉलम से बने, एक से ज़्यादा कॉलम का यूज करके भी बन सकती। अब जैसे इस टेबल में एक कॉलम से नहीं बन सकती, ठीक है भाई, कोई सा भी कॉलम यूनिक नहीं है ना, तो नहीं बन सकती ना। अब हमें ये देखना होगा कॉम्बिनेशन। तो ए और बी को अगर मैं मिला देता हूँ, ठीक है, ए और बी का कॉम्बिनेशन बना देता हूँ, तो पहली वैल्यू क्या बनेगी? 12, दूसरी बनेगी 2A, तीसरी बनेगी 32, फिर बनेगी 4B, फिर बनेगी 4C, फिर बनेगी 4D। तो क्या ये वाली वैल्यू यूनिक है सारी? कि इस कॉलम में ए में B C D कोई सा भी अलग अलग अगर कॉलम की बात करें तो अलग अलग किसी भी कॉलम में यूनिक नहीं है, ठीक है। प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास यूनिक होने चाहिए,
ठीक है, लेकिन इसके अंदर यूनिक नहीं है बेटा। तो जब अगर कोई सिंगल कॉलम यूनिक नहीं होता तो हम कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। जैसे हमने ए और बी का कॉम्बिनेशन बना लिया, तो ए बी का कॉम्बिनेशन में क्या आ गया, पहली वैल्यू 12, फिर 2a 32 4b, ठीक है। इस तरह से हमारे पास 4c 4d, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन बन के आ गए। तो बेटा ये सारे के सारे यूनिक हैं। तो इसमें इस टेबल के अंदर अब प्राइमरी की ए ना होकर क्या होगी, ए बी होगी। तो मेरा यहाँ पे इस चीज़ को समझाने का मतलब ये था कि प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, ठीक है, वो यूनिक होती है, नॉट नल होती है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि वो एक ही कॉलम से बने, एक से ज़्यादा कॉलम के कॉम्बिनेशन से भी बन सकती है प्राइमरी की। पूरी टेबल में कितनी प्राइमरी की होंगी एक टेबल में, बताओ, कल बताया था कार्तिक? सर एक ही। एक ही होगी प्राइमरी की, होगी एक, लेकिन एक ही कॉलम से बने ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर एक से बन जाए तो वो बेस्ट है, ठीक है। क्या होता है, अगर एक से बन जाए तो बेस्ट है, अगर एक से ज़्यादा का कॉम्बिनेशन से बनानी पड़ जाए तो भी आप बना सकते हो, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास इसमें क्योंकि सिंगल नहीं बन रहा था, हमें ए बी बनानी पड़ी। अब देखो हम बात करते हैं बेटा सुपर की किस, यहाँ पर होती है एक सुपर की। सुपर की का मतलब होता है ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन, चाहे वो सिंगल हो या सिंगल से ज़्यादा हो, मल्टीपल कॉलम का कॉम्बिनेशन हो, जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर दे सारे कॉलम को, उसको बोलते हैं सुपर की, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर attributes of a table which can uniquely identify the all attributes of a table is called, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ऑल कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉल्ड सुपर की, ठीक है। वो क्या कहलाएगा बेटा, सुपर की कहलाएगा, ठीक है। तो देखो जैसे मान लिया एक टेबल है मेरे पास जिसमें कॉलम है ए बी और सी। यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3, यहाँ पे लिखा है राम, राज, सैम, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने इसकी एज लिख दी, मान लिया 20 18 21, ठीक है बेटा, ये लिखा है। तो इसमें बताओ प्राइमरी की क्या होगी जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर दें, ए, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी की हमारे पास ए है, यानी ए से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल सकते यस हो। सर। ए से आप बी की वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। यस सर। ए से आप सी की वैल्यू बता सकते हो, बता सकते यस हो। सर। यानी ए से सारी वैल्यू बता सकते हो आप, यूनिकली आइडेंटिफाई। तो जब ए से बता सकते हैं तो क्या ए बी से बता सकते हैं? यस सर। जब ए बता देगा अकेला, यही समझ लो किसी काम को अकेला ए कर रहा तो उसकी हेल्प के लिए कोई दूसरा बंदा रख दिया तो वो भी तब भी काम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। ठीक है, तो हो जाएगा, बस लेडीज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बातों में लग जाएंगी, ठीक है। तो काम करने वाले बतूनी बंदे ना हो तो काम कर ही देंगे। जब अकेला कर सकता है एक, तो दो के कॉम्बिनेशन से भी हो जाएंगी हमारे पास। तो ए बी जो है हमारे पास, ये भी ए को भी निकाल देगा, ये ए बी से हम बी भी निकाल सकते हैं, ए बी से हम सी भी निकाल सकते हैं। आप ये बताओ क्या ए सी से हम निकाल सकते हैं? यस सर। बिल्कुल निकाल सकते हैं, ए भी निकाल सकते हैं, बी भी निकाल सकते हैं, सी भी निकाल सकते हैं। तो क्या हम ए बी सी से निकाल सकते हैं? यस सर, इससे भी हो जाएगा। इससे भी हो जाएगा, ए बी सी से भी निकल जाएगा, मतलब ए बी सी से ए भी निकल जाएगा, बी भी निकल जाएगा, सी भी निकल जाएगा।
तो बेटा देखो हमारे पास यहाँ पे लिखा ऑल कॉम्बिनेशन, यानी ऐसे सारे कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन क्या क्या बन गए यहाँ पर जिनसे हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ए बन गया, ए बी बन गया, ए सी बन गया, ए बी सी बन गया। ठीक है, तो ये चारों हमारे पास क्या होंगे? ये चारों हमारे पास सुपर की होंगे। क्या होंगे? सुपर की। सुपर की। ठीक है, तो सुपर की में सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हों। ये बताओ इस टेबल की कैंडिडेट की क्या होगी? प्राइमरी की तो मैंने बताई थी आपको कि प्राइमरी की इसकी ए है, कैंडिडेट की क्या होगी? सर बी और सी। नहीं बेटा, बी और सी क्यों हो जाएंगी? कैंडिडेट होंगी बी और सी। वैल्यू जो है ए में स्टोर हो ए बी तो रहेगी फिर। यस सर। ठीक है, और बी और सी नहीं मानेंगे हम। देखो अगर आपसे कहा कि हमारे पास ये सुपर की है, तो सुपर की का हमने एक वो बताया था, वो कैंडिडेट की एक डेफिनेशन बताई थी कि मिनिमल सेट ऑफ सुपर की इज कॉल्ड कैंडिडेट की, बताया था। यस सर। तो अगर आपको सुपर की दे दी जाए और तब पूछा जाए कि कैंडिडेट की क्या है, तो इसका मिनिमल सेट बता दो आप। क्या है इसका मिनिमल सेट? ए। ए है। ठीक है, मिनिमल सेट का मतलब वो अकेला हो, उसके साथ कोई कॉम्बिनेशन में ना बने। अगर वो अकेला ही काम कर सकता है तो उसे दूसरों की जरूरत नहीं, वो कैंडिडेट कहलाएगा। उस कैंडिडेट में से फिर प्राइमरी। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि हम सुपर की से कैंडिडेट की कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको दी हुई है कि टेबल में ये कैंडिडेट की हैं, तो कौन कौन सी सुपर की होगी, कैंडिडेट से सुपर निकालेंगे, सुपर से कैंडिडेट निकालेंगे, ये सीखेंगे। और आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि कितनी कैंडिडेट या कितनी सुपर होंगी, तो कैसे फाइंड करेंगे वो हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा अगर आपसे कहा गया कि सुपर की तो सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, कैंडिडेट की डेफिनेशन अभी आप ये समझो कि कैंडिडेट की जो है वो है मिनिमल सेट ऑफ सुपर की। जब हम सुपर की के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे तो ये वाली डेफिनेशन यूज करेंगे कैंडिडेट की। तो अगर एक टेबल है, मान लिया आर नाम की एक टेबल है जिसमें हमारे पास ए बी सी ये 3 कॉलम है। आपसे बोला गया इसकी जो सुपर की है वो सुपर की है हमारे पास ए और बी सी। ठीक है, ये होगी, और हमारे पास जो है ए बी सी हो गई। ठीक है, ए के साथ ए बी हो गई। ठीक है, ए सी हो गई, ए के साथ ए है तो ए के साथ तो कुछ भी लगा के बना देंगे। ठीक है, और ए बी सी हमने लिख ली। चलो ये हमारे पास सुपर की है, तो कैंडिडेट की बताओ क्या होगी इसकी? सर ए। कैंडिडेट की ए होगी, और कुछ हो सकती है? नो सर। बेटा बी सी नहीं हो सकती क्या? सर मिनिमल सेट तो ए ही है ना। मिनिमल सेट ए ही है। ठीक है, तो मिनिमल सेट का मतलब ए, उसके साथ कोई, लेकिन इसके साथ तो ए नहीं लगा हुआ, ये बिना ए के भी निकाल देगा। ठीक है भाई, इसके साथ ए लगा के ए बी सी बना है, तो बी सी जो है इसका ये भी तो मिनिमल सेट हो गया। मिनिमल सेट का मतलब ये नहीं है कि जो सबसे छोटा हो, मिनिमल सेट का मतलब वो उससे मिलके कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब अकेले ए से आप निकाल सकते हो और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसमें ए की जरूरत नहीं पड़ी, ये अलग है ये अलग है, तो जो अलग अलग होंगे वे भी रखेंगे, वे भी मिनिमल सेट होंगे। इसका सुपर सेट क्या बनेगा? ए बी सी बनेगा इसका सुपर सेट। ए के सुपर सेट ये तीनों है, बी सी का सुपर सेट ए बी सी है, तो ये दोनों कैंडिडेट की होंगी उस केस में। ठीक है, मिनिमल सेट का मतलब ये है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि जो सबसे छोटा आ रहा है जिसमें सबसे कम एट्रीब्यूट, उसको मिनिमल नहीं बोलते बेटा। मिनिमल सेट का मतलब जो किसी बड़े उसमें आ रहा हो अगर, तो उससे मतलब उसको छोटा नहीं किया जा सकता, उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ए को डिवाइड नहीं किया जा सकता, ए या बी सी को इसमें डिवाइड नहीं किया हुआ।
ठीक है, अकेला बी कहीं नहीं लिखा, अकेला सी कहीं नहीं लिखा, तो बी सी डिवाइड नहीं हो रहा। जो डिवाइड ना हो रहा हो वो मिनिमल सेट कहलाएगा। अब देखो यहाँ पर हम यहाँ पे समझते हैं, मान लिया एक टेबल है आर जिसमें 2 कॉलम है ए और बी। आपसे कहा गया इसके अंदर जो कैंडिडेट की है वो ए बी है और बी भी है, तो सुपर की बताओ क्या होगी। ए बी। एक तो ए होगी अकेली, यस सर, एक बी भी होगी बी भी होगी, अकेले और अकेले भी एक, होंगे ना, ये भी तो यस फाइंड सर। कर रहे हैं। जब जो कैंडिडेट हैं वो सुपर जरूर होंगे, और ए और बी। तो अगर हमारे पास यहाँ पे 2 कैंडिडेट की है, सुपर की कितनी है, 3 है, ठीक है। और जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स मान लिया n बोल दिया हमने, वो इसमें 2 है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक हमारे पास रिलेशन है, देखो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ए बी सी, ठीक है। यहाँ पर कितने एट्रीब्यूट हैं इसमें, 3, 3। ठीक है। कैंडिडेट की मान लिया मैंने कहा सारे हर एट्रीब्यूट कैंडिडेट की है, इसके भी हर एट्रीब्यूट कैंडिडेट की थे, इसके भी हर एट्रीब्यूट कैंडिडेट, तो सुपर की बताओ क्या होगी। तो अकेले सर अकेले ए बी होंगे सी। ए बी सी, फिर ए के कॉम्बिनेशन, ए के साथ कुछ भी मिला दो वो भी होगा, जब अकेला यस ए सर। कर सकता है तो उसके साथ कुछ भी मिलाया वो भी होगा, तो ए बी ए सी, ठीक है, 2 2 के बना लो, ठीक है। बी और सी भी है, तो पहले ए के साथ बना लेते हैं सबके, ए बी ए सी और ए बी सी, ठीक है। दो ए के साथ बना लिए दोनों के, अब बी के साथ बना लो, 2 2 लेके चलते हैं, बी और सी हो गया, फिर तीनों का हो गया ए बी सी। कितने हो गए बेटा, यहाँ पे 3 थे, यहाँ यस पे सर, हमारे 7। पास 7 होंगी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमारे पास एक रिलेशन है आर, उसमें ए बी सी डी 4 एट्रीब्यूट है, एन की वैल्यू 4 है, और 4 ही कैंडिडेट की है, चारों ये ही कैंडिडेट की है, मतलब हर एट्रीब्यूट कैंडिडेट की है, ए बी सी डी। राहुल क्या हुआ भाई, माइक्रोफोन बंद करो, कुछ पूछना हो तो बताओ, नहीं तो बंद कर लो। सुपर की, सुपर की इसका क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ए के कॉम्बिनेशन ए बी 2 2 के बना लेते हैं, ए सी ए डी। बी के कॉम्बिनेशन बी सी सी डी, सी के कॉम्बिनेशन सी डी। अब 2 2 के हो गए, 3 3 के बना लो, ए बी सी ए बी डी, ए बी वो ए सी डी बी सी डी, और अब 4 के बना लो, ए बी सी डी। कितने, ये हमारे पास 4 कैंडिडेट की थी, तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हमारे पास सुपर की हो गई, सर ठीक है। बीसी के बाद सर बीडी भी तो हो सकता है। किसके बाद बेटा, बीसी के बाद बीडी भी हो सकता है ना। बी सी के बाद हमने यहाँ पे लिखा है, बी सी के बाद हमने लिखा सी डी बी डी, हाँ यहाँ बी डी ही होना था, सी लिखा गया, सी डी तो आगे लिखा हुआ ही है, ये बी डी है, ये सी डी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे, अगर n की वैल्यू हमारे पास 2 है तो सुपर की कितनी है, 3। अगर n की वैल्यू हमारे पास 3 है तो सुपर की हमारे पास कितनी है, 7। और अगर n की वैल्यू 4 है तो सुपर की हमारे पास कितनी है, 15। और अगर n की वैल्यू n होगी तो सुपर की बताओ कितनी होगी। बताओ, कुछ पता चला इससे, रिलेशन फाइंड करो, क्या इनमें रिलेशन हो रहा है। बेटा आप यहाँ पे देखो ना, 2 की पावर 2 माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 हो रहा है, 2 की पावर 3 माइनस 1 यानी 8 माइनस 1 है,
2⁴ यानी 16 - 1 है, 15 तभी तो आया। तो यहाँ पर भी मतलब जो n की वैल्यू है वो 2 की पावर में कर दो, 2⁻n-1, ये हमारे पास हो गया। तो आपको कोई भी क्वेश्चन दिया, ये निकालने की जरूरत नहीं, इसमें से कैसा क्वेश्चन आता है इसका वो हम समझ लेते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। ए रिलेशन, ठीक है, आर ए बी सी, ए रिलेशन आर विद n attributes in which each attribute is a candidate की। ये फॉर्मूला तभी चलेगा जब ये वाली कंडीशन होगी कि ईच एट्रीब्यूट इज ए कैंडिडेट की, ठीक है। तो देन फाइंड द नंबर ऑफ सुपर की। तो इसमें जो है सुपर की हमारे पास कितनी होंगी, 2⁻n-1, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा कि ए रिलेशन आर विद 5 attributes in which each attribute is a candidate की। तो then find the number of सुपर की। 31। कितनी होंगी, 2⁵ यानी 31 होगी। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लो इसको। हो गया सर। चलो बेटा, अब हम समझते हैं। इसमें था कि हर एट्रीब्यूट कैंडिडेट की है। अगर हर ना हो, केवल एक ही एट्रीब्यूट कैंडिडेट की हो, तो उस केस में क्या होगा उसको हम समझते हैं, ठीक है। कि यहाँ पे हमने लिखा कि ए रिलेशन आर, ठीक है, विद n attributes in which only one attribute is a candidate की। Then find the number of सुपर की, ठीक है। तो देखो, इसको मान लिया हमारे पास एक रिलेशन है जिसमें 2 एट्रीब्यूट है। n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 है, ठीक है। और कैंडिडेट की केवल एक ही होगी, या तो ए होगी या बी। मान लिया हमने ए है, तो बताओ इसकी सुपर की क्या क्या होंगी। सर ए होगा। और नहीं सर। बेटा ए के साथ कुछ भी जोड़ दो वो भी तो होगा। ए सुपर बी का होगा मतलब सर। से सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, तो ए बी होगा। तो इसमें 2 होगी, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे कर दें कि हमारे पास 3 एट्रीब्यूट हैं एक टेबल में, n की वैल्यू 3 है। कैंडिडेट की एक ही रखनी है, मान लिया ए ही है। सुपर की बताओ अब क्या क्या होंगी। 3 होंगे, ए बी सी। ए बी और ए बी सी, 3 हो गई हमारे पास। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमारे पास ए बी सी डी ये है, और कैंडिडेट की हमारे पास ए है, n की वैल्यू यहाँ पे हमारी 4 है, तो सुपर की कितनी होंगी, एक ए हो जाएगी, एक ए बी, ए सी, ए डी, ए बी सी, ए बी डी, ए के साथ सबके कॉम्बिनेशन जितने बन सकते हैं
ACD और ABCD कितनी हो गई? 8। 8 हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो बेटा इसमें एक और छोड़ दी तुमने, ACB तो हो सकती है, यस सर। ठीक है, यहाँ पे 4 होंगी। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास अगर n की वैल्यू 2 है तो 2 आई है, n की वैल्यू 3 है तो 4 आई है, n की वैल्यू 4 है तो 8 आई है, ठीक है। यानी यहाँ n की वैल्यू लिख देता हूँ मैं और सुपर की। अगर n की वैल्यू 2 है, 3 है, 4 है, तो 2 पे 2 है, 3 पे 4 है, 4 पे 8 है। तो देखो क्या हो रहा है, n पे कितनी होंगी हमें ये निकालना। इसने कहा कि हमारे पास n एट्रीब्यूट है, तो n पे हमारे पास कितनी सुपर की होंगी। तो आप देख सकते हैं ये 2 की पावर 2 माइनस 1 कर दो, यानी 2 की पावर 1, 2, 2 की पावर 3 माइनस 1 कर दो, यानी 2। अब -1 ऊपर हो गया, पिछले वाले में -1 पावर में नहीं था, नीचे था, ठीक है। यहाँ पे -1 ऊपर पावर में कर दिया हमने, तो 2 की पावर 2 4 हो गया, 2 की पावर 4 माइनस 1 यानी 2 की पावर 3 8 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे n है तो कितनी हो जाएंगी, 2 की पावर n माइनस 1। ये आपका आंसर हो गया, इसका आंसर बन गया 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। अगर एक ही एट्रीब्यूट जो है कैंडिडेट की है, वन एट्रीब्यूट इज ए कैंडिडेट की, इस कंडीशन में 2 की पावर n माइनस 1। अगर सारे के सारे एट्रीब्यूट कैंडिडेट की होते हैं तो ये -1 नीचे आ जाता है, ठीक है। 2 की पावर n करेंगे, उस रिजल्ट में से -1 करना है, नोट कर लो इसको। आज आपकी एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, डेटाबेस कॉन्सेप्ट वाली। इस डेटाबेस कॉन्सेप्ट में से आपके पास जो है 4 क्वेश्चन तो आएंगे सेक्शन B1 में से, और 2-3 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन A में से, 2 क्वेश्चन गए तो 6 क्वेश्चन आपके इसमें से आएंगे। सर हो गए। हो गया बेटा। अब देखो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, एक हमारे पास बची है फॉरेन की के बारे में। वो क्या होता है फॉरेन की? फॉरेन की का मतलब जैसे फॉरेन मिनिस्टर होता है ना, प्राइमरी की तो प्राइम मिनिस्टर की तरह काम करती है, ठीक है भाई। एक टेबल में एक ही होगी, प्राइम मिनिस्टर एक देश में एक ही है, ठीक है, पूरी कंट्री का एक प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है और वो ही सबसे मेन है, उसी के अकॉर्डिंग काम चलता है। तो ऐसे किसी भी टेबल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो प्राइमरी की है, उससे ही हम सारी चीज़ निकालते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ है सुपर की, सुपर की सबसे ज़्यादा होती है, सुपर की से कैंडिडेट बनती है, कैंडिडेट में से प्राइमरी बनती है, ठीक है, इस तरह से चलती है। अब देखो जो हमारे पास फॉरेन की होती है वो फॉरेन मिनिस्टर की तरह होती है, जो विदेश मंत्री होता है। विदेश मंत्री का क्या काम होता है, दूसरे देशों के साथ कांटेक्ट बनाना, उनसे बातचीत करना, अपने प्राइम मिनिस्टर की बात पहुंचाना, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, उसमें फॉरेन मिनिस्टर के लिए काम तब होगा जब दो देशों के बीच में बातचीत चल रही हो। तो यहाँ पर भी जब 2 टेबल की बात होती है तब फॉरेन की बात होती है, सिंगल टेबल में फॉरेन की का यूज नहीं होगा, ठीक है। जब 2 टेबल होंगी तब होगा। कैसे हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं, फॉरेन की का क्या यूज है, किस तरह से ये 2 टेबल में रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए यूज करी जाती है फॉरेन की।
और मतलब हमारे पास क्या होता है कि एक टेबल में अगर डेटा हम रख लेते हैं, आपसे कहा गया आप एक वेबसाइट बना रहे हो और वेबसाइट के लिए आपको डेटा स्टोर करना, तो अगर आप एक ही टेबल में डेटा स्टोर करोगे तो कभी कभी क्या होता है, डेटा रिडंडेंसी हो जाती है, मतलब डुप्लीकेट डेटा आने लगता है, काफ़ी चीज़ें रिपीट होने लगती हैं। तो उससे बचने के लिए हम मल्टीपल टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो जिस एक जैसी इंफॉर्मेशन एक टेबल में रखो। जैसे मान लिया आपके स्कूल की आपको वेबसाइट बनानी है, उस पर आपको स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन भी रखनी, टीचर्स की भी रखनी है। तो आप टीचर्स और स्टूडेंट का एक ही टेबल में मत बनाओ, टीचर्स का अलग टेबल बनाओ, स्टूडेंट की अलग टेबल बनाओ। भाई टीचर्स जो हैं उनके तो अलग एट्रीब्यूट होंगे, उनकी सैलरी होगी, अटेंडेंस होगी, उनकी पोस्ट होगी, ठीक है, वो सारी चीज़ें रहेंगी। स्टूडेंट के अलग एट्रीब्यूट होते हैं तो उसकी अलग रखो, एक में मत बनाओ। लेकिन अगर हमें देखना कि कौन सा टीचर कौन सी क्लास को पढ़ाना, क्लास जो है वो स्टूडेंट के उसमें भी है और क्लास जो है टीचर को भी असाइन है, तो फिर दोनों टेबल से रिलेशनशिप देखनी पड़ेगी ना, हमें पता करना हो कि इस क्लास में कौन से बच्चे और इस क्लास में कौन से टीचर हैं, तो रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी इन दोनों टेबल में। तो उन दो टेबल में रिलेशनशिप बनाने का काम कौन करेगा, वो करेगा हमारा फॉरेन की। ठीक है, इसकी हेल्प से हम रिलेशनशिप बना सकते हैं इनमें। तो अब हम यहाँ पे इसके बारे में समझते हैं। एक एग्जांपल ये भी देख सकते हैं हम। मान लिया हमारे पास एक कंपनी है जिसमें कुछ एम्प्लॉय काम करते हैं और उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। तो हमने डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन अलग रखी हुई, एम्प्लॉय की अलग रखी हुई। तो देखो जैसे हमने हमारे पास कंपनी जब बनेगी तो कंपनी में सबसे पहले डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे। तो डिपार्टमेंट नाम की एक टेबल है DEPT नाम से। इस टेबल में एक है DEPT ID, डिपार्टमेंट की ID और डिपार्टमेंट का नाम। ठीक है, तो मान लिया एक डिपार्टमेंट है जिसकी ID है 101 और दूसरा डिपार्टमेंट है जिसकी ID है 102। इस डिपार्टमेंट जो है, एक मिनट होल्ड रखना। हेलो हेलो, हाँ जी, मैं कह रहा हूँ उनकी फीस जो है वो एक आध दिन में दे देना। ठीक है, ठीक है ना, मई और जून। अच्छा जून में, हाँ ठीक है, जून में नहीं, मई और जून की। हाँ 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 ठीक है। हाँ। तो यहाँ पर जो है 101 जो है हमारे पास बेटा, उसका डिपार्टमेंट मान लिया IT है और 102 है इसका डिपार्टमेंट मान लिया हमारे पास एडमिन है। इस तरह से IT और एडमिन। अब एम्प्लॉय है वो हमारे पास, उसमें एम्प्लॉय की ID है, एम्प्लॉय का नाम है, ठीक है, और जो है हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट है, कौन से डिपार्टमेंट में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिपार्टमेंट ID। देखो ध्यान से समझना बेटा और बताना यहाँ पे क्या है। इसकी ID 1 है, ठीक है, इसकी ID 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है। यहाँ नाम है राम, राज, सैम, जॉन। अगर मैं इस टेबल को केवल इतना ही रखता है एम्प्लॉय का, आपसे कोई पूछता बताओ भाई राम कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, आप बता सकते थे क्या? नो सर। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 101 में ये काम करता है, ये 102 में करता है, ये भी 102 में करता है, ये 101 में करता है, तो अब आप बता दोगे राम किस में काम करता है? IT यस सर, में। IT में। राज और सैम एडमिन में, ठीक है, और जो जॉन है वो IT में, बता देंगे ना। तो देखो ये वाली चीज़ जो है हमने यहाँ पर भी रख दी, ठीक है, ये वाली चीज़ इस टेबल में बना दी। तो ये क्या है हमारे पास, ये प्राइमरी की होगी ना। यस सर। इस टेबल की प्राइमरी की क्या होगी? एम्प्लॉय ID। एम्प्लॉय ID, ये प्राइमरी की होगी। और जो ये डिपार्टमेंट ID जो दोनों टेबल में यूज हो रही है, इसको बोलेंगे फॉरेन की। क्या बोलेंगे? फॉरेन की। फॉरेन की। फॉरेन की हमेशा वो वाली की होगी जो दूसरी टेबल में प्राइमरी बनेगी।
ठीक है, यहाँ पे आप डिपार्टमेंट नेम नहीं लिख सकते। जो इसमें प्राइमरी की होगी वही इसमें फॉरेन की बनेगी, उसी को उससे ही रिलेशनशिप बनानी है। ठीक है, क्योंकि वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है यहाँ पर इस वाली टेबल में। तो देखो बेटा, जिस टेबल के अंदर ये प्राइमरी की होती है इस टेबल को बोलते हैं पेरेंट टेबल। क्या बोलेंगे? पेरेंट टेबल। और पेरेंट जिस टेबल। टेबल में फॉरेन की होती है उस टेबल को बोलते हैं चाइल्ड टेबल। तो जब भी आप प्रैक्टिकली करेंगे इसको, तो पहले कौन सी टेबल बनेगी इसमें, ये बताओ। पेरेंट टेबल। पहले पेरेंट, पहले आपको डिपार्टमेंट बनानी पड़ेगी, तभी आप एम्प्लॉय वाली टेबल बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप पहले एम्प्लॉय टेबल बना दी फिर आप ये बनाएंगे पेरेंट टेबल। ठीक है, डिपार्टमेंट। तो फॉरेन की को बताना पड़ता है भाई कौन सी टेबल से ली है ये, तब हमारे पास रिलेशनशिप होती है। तो पहले पेरेंट टेबल बनती है फिर चाइल्ड टेबल। तो क्वेश्चन अगर आया कि फॉरेन की कौन सी टेबल में होती है, पेरेंट में या चाइल्ड में? चाइल्ड। चाइल्ड टेबल में। चाइल्ड में। क्या फॉरेन की जो है डुप्लीकेट हो सकती है? नो सर। देखना यहाँ पे हो यस सर, सकती है यस ना। सर। 101 यस सर। 101 आ तो रहा, 102 भी रिपीट हो रहा। फॉरेन की डुप्लीकेट भी हो सकती है बेटा, ठीक है, लेकिन प्राइमरी की डुप्लीकेट नहीं हो सकती। ठीक है, फॉरेन की डुप्लीकेट हो सकती है, प्राइमरी की डुप्लीकेट नहीं हो सकती। फॉरेन की एक ऐसी की है जो दूसरी टेबल में क्या है, प्राइमरी की होती है। तो फॉरेन की डेफिनेशन होती है फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट ऑफ ए टेबल which is primary key in another table, जो किसी दूसरी टेबल में प्राइमरी की हो। फॉरेन की इज यूज टू क्रिएट द रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। ठीक है, टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बोलते हैं। तो ये जो है बेटा की का मतलब, जो ये की है, की मैंने बताया था की को क्या बोलते हैं। ये की हमारे पास कंडीशन है, एट्रीब्यूट होते हैं ना ये, ऐसे एट्रीब्यूट जिन पे स्पेसिफिक कंडीशन या रूल लगे हों, और डेटाबेस में इन कंडीशन को कंस्ट्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो हमारे पास आपके पास को एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है फॉरेन की कंस्टेंट क्या होता है, प्राइमरी की कंस्टेंट क्या होता है। कंस्टेंट का मतलब कुछ नहीं है, कंस्टेंट का मतलब होता है रूल। ठीक है, तो हमारे पास जो है कंस्टेंट से आपको ये नहीं कि कंस्टेंट शब्द सुन लिया तो क्या है। ठीक है, तो कंस्टेंट का मतलब हमारे पास रूल ही होते हैं। ठीक है, तो फॉरेन की कंस्टेंट, प्राइमरी की कंस्टेंट, ये सब होते हैं। तो जो फॉरेन की है इसकी कंस्टेंट को हम बोलते हैं फॉरेन की रिप्रेजेंट रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी या रेफरेंशियल कंस्टेंट, रेफरेंशियल कंस्टेंट, CONSTRAINTS कंस्टेंट, रेफरेंशियल कंस्टेंट। रेफरेंशियल मतलब रिलेशनशिप से, इसको रेफरेंशियल कंस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रेफरेंशियल कंस्टेंट। ऐसे ही हमारे पास देखो, अगर आपसे पूछा गया रेफरेंशियल कंस्टेंट कौन सी की बनाती है, तो कौन सी बनाती है? प्राइमरी की। प्राइमरी की। और अगर आपसे प्राइमरी नहीं बेटा, फॉरेन की, ठीक है, कौन सी बनाती है? बना। यस सर, फॉरेन की तो बनती है सर, अगर पूछ लिया तो प्राइमरी की कहेंगे। प्राइमरी की नहीं, प्राइमरी की तो वो दूसरे टेबल में होती है। प्राइमरी की अगर हम बात करते हैं बेटा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की, तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल।
ठीक है। यहाँ पे ये वर्ड भी यूज किया जाता है कि इसको पूरा नाम होता है रेफरेंशियल, RE सिंगल FE होगा रेफरेंस में, तो रेफर करती है ना ये, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप। तो ऐसी की जो टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाती है उसको रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट बोलते हैं। तो हमारे पास जो है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट कौन सा होता है, वो होता है फॉरेन की के थ्रू। ठीक है, नोट कर लो। हो गए सर। चलो, जो हमारे पास ये फॉरेन की का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, क्या होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, पेरेंट टेबल, चाइल्ड टेबल, इस तरह का ये सारी चीज़ें इसमें यूज करी जाती हैं। अब हम बेटा नेक्स्ट उस पे चलते हैं टॉपिक पे, और वो समझेंगे किस तरह से होता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। प्रॉब्लम आएगी फिर आपको प्रैक्टिकल करने में। तो ये वाला डेटाबेस कॉन्सेप्ट वाला था हमारे पास, ये यहाँ तक का हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये रिलेशनल अलजेब्रा है। रिलेशनल अलजेब्रा में सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, यूनियन, सेट डिफरेंस और कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये हम बाद में करेंगे, जब तक आपको एसक्यूएल के टेबल बनाने इनके बारे में नहीं पता होगा तो सही से ये भी नहीं आएगा, वहाँ पे उसको समझ लेंगे फिर इसको करेंगे। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक से भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ पे से, तो वो हम आगे उसमें समझेंगे। ये सेम चीज़ इसमें भी हो, सेक्शन B1 में भी है, तो आपका दोनों का कवर हो गया है। देखो यही सारी चीज़ें इसमें भी हैं। ये चैप्टर 8 एसक्यूएल इसके अंदर भी दिया हुआ है, B1 में भी है और इसमें भी है। तो आपके पास दोनों सेक्शन जो है एक साथ कंप्लीट होते जा रहे हैं। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे बेटा, अब ये वाली यूनिट एसक्यूएल की प्रैक्टिकली हम समझेंगे। अब कैसे, देखो एसक्यूएल जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ ना माई एसक्यूएल, मैंने आपको पढ़ाया था कि माई एसक्यूएल हमारे पास एक DBMS होता है, सॉफ्टवेयर होता है। एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे एसक्यूएल की, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि एसक्यूएल की फुल फॉर्म बताओ। SQL की फुल फॉर्म स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन इस तरह से आपको दे दिए जाते हैं। ठीक है, बताओ कौन से वाला, ए वाला होगा, ऑप्शन बी वाला, ए वाला। ठीक है। तो देखो सबसे ज़्यादा गलती बच्चे इसी वर्ड में कर देते हैं, बाकी तो कर ही लेंगे, स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर्ड में। तो यहाँ पे ED है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड होता है वो, स्ट्रक्चर नहीं होता। ये आपको यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एसक्यूएल जो है, ये बताओ एसक्यूएल हमारे पास एक DBMS है, डेटाबेस है, या हमारे पास लैंग्वेज है, या ऑल है, ऑल ऑफ दीज। क्या होगा इसका आंसर? लैंग्वेज। लैंग्वेज होगी। ये हमारे पास एक लैंग्वेज है, DBMS नहीं है, डेटाबेस भी नहीं है। DBMS एक सॉफ्टवेयर होता है और डेटाबेस उसके अंदर बनाते हैं एसक्यूएल की हेल्प से। ठीक है, तो हमारे पास जो एसक्यूएल है उसमें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जो एसक्यूएल है वो माई एसक्यूएल की हेल्प से पढ़ेंगे। ठीक है,
जैसे आपको बताया था माई एसक्यूएल, ओरेकल, DB2, साइबेस, एसक्यूएल सर्वर, ठीक है, MS एक्सिस, ये सब हमारे पास DBMS होते हैं। माई एसक्यूएल क्या है? ये DBMS है। DBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर होते हैं। तो हम सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करने वाले हैं? माई एसक्यूएल। और उसमें लैंग्वेज कौन सी यूज़ करेंगे? एसक्यूएल। एसक्यूएल लैंग्वेज है, माई एसक्यूएल एक सॉफ्टवेयर है। तो जब आपको ये करना तो इसको आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इंस्टॉल करने का क्या प्रोसेस है, ठीक है, उसके बारे में आप यूट्यूब से भी देख सकते हो वीडियो कि किस तरह से आपने उसमें इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाओगे, डाउनलोड माई एसक्यूएल इंस्टॉलर पे क्लिक कर दो। तो देखो बेटा, यहाँ पर आपको मिलेगा ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, ये आपको रखनी। इंस्टॉलर में दो इंस्टॉलर हैं आपके, 32 बिट का है ये हमारे पास, एक है 2.3M का और एक है 439.6, ठीक है। तो आपको ये वाला करना है, ठीक है, सेकंड वाला। इसको यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये कहेगा कि लॉगिन करो या साइन अप करो। तो आपको ये लॉगिन या साइन अप नहीं करना, नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। जब डाउनलोड कर लेंगे, इसको इंस्टॉल करने के लिए आपके सिस्टम में नेट कनेक्ट रहना चाहिए, तभी ये इंस्टॉल होगा, ठीक है। नेट कनेक्ट क्यों होगा? क्योंकि इसको इंस्टॉल करने के लिए कुछ .NET की और विजुअल C++ की लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ती है इसको चलाने के लिए। तो अगर आपने विजुअल स्टूडियो वगैरह इंस्टॉल होते हैं सिस्टम में तो बिना उसके भी हो जाता है, लेकिन सब सिस्टम में नहीं होते, आपके पास भी नहीं होंगे, आपको ज़रूरत नहीं उनकी, तो वो पर्टिकुलर लाइब्रेरी को वो डाउनलोड कर लेगा नेट से और तब ये इंस्टॉल कर देगा। तो ये आपको ध्यान देनी है कि आप डायरेक्टली नहीं चलाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो बेटा यहाँ से आप ये डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के प्रोसेस अगर देखना आप यूट्यूब से सर्च कर लेना, वो मिल जाएगा। वैसे कुछ नहीं होता, नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए जाना, जो चीज़ें एग्जीक्यूट करवाएगा वो एग्जीक्यूट कर लेंगे, ठीक है। हेल्प के लिए आप देख लेना। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल होने के बाद हमें क्या करना है ये समझना आप, ठीक है। तो कैसे चलाएंगे, यहाँ पर आप जाएंगे, जब माई एसक्यूएल इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे जैसे आप सर्च करेंगे माई एसक्यूएल तो कितनी सारी चीज़ें लिखी आएंगी। माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट, वर्क बेंच, सेल, इंस्टॉलर, कमांड लाइन क्लाइंट, यूनिकोड, ठीक है। तो आपको ये वाला चलाना, माई एसक्यूएल 8.0 कमांड लाइन क्लाइंट, ठीक है। इस पे आप क्लिक कर देंगे तो क्लिक करने पे ये ओपन होगा। यहाँ पे एक पासवर्ड मांगेगा ये, और ये पासवर्ड आप जब इंस्टॉल करोगे तो इंस्टॉल करते वक्त पासवर्ड मांगता है कि आप क्या पासवर्ड सेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो जो पासवर्ड आप वहाँ पे लिखोगे वो पासवर्ड यहाँ पे लिखना, ठीक है। वैसे माई एसक्यूएल का पासवर्ड जो जनरली लिखते हैं सब, ठीक है, जो मोस्ट कॉमन है वो हम स्मॉल लेटर में रूट लिख देते हैं, ये कॉमन होता है, ठीक है। मतलब प्रैक्टिस के लिए स्कूलों में ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए रूट लिख देते हैं और वो सबको याद रहता है, भूले ना। नहीं तो अलग पासवर्ड लिखेंगे तो आप कभी भूल जाओ तो फिर ओपन नहीं होगा। तो आपको जो है पासवर्ड यहाँ पे लिख देना रूट। अगर आप यहाँ पे गलत पासवर्ड डाल देंगे तो ये बंद हो जाएगा एकदम, ठीक है। कैपिटल में डाल दोगे या मतलब स्मॉल कैपिटल केस का भी चेंज या कुछ भी गलत हो गया पासवर्ड तो ये बंद हो जाएगा। अगर सही पासवर्ड डाला तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। ये माई एसक्यूएल जो है ये इसको 2010 में ओरेकल ने ले लिया है, अब ओरेकल इसको मैनेज करता है। यहाँ पे लिखा माई एसक्यूएल ओरेकल का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, ओरेकल कॉरपोरेशन का, वो इसको मैनेज करते हैं, इसकी अपडेट डालते हैं। ये वाली वेबसाइट भी जो आपको बताई डाउनलोड करने वाली, ये अब ओरेकल वाले ही देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी देखो, ओरेकल का कॉपीराइट है इस पे 2022 का, इस तरह से। तो बेटा यहाँ पर जो है हमारे पास जब आप ओपन कर लेंगे, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है एक क्या हो गया, हैंग हो गया।
देखो बेटा यहाँ पर ये लिखा हुआ है माई एसक्यूएल और एक एंगल ब्रैकेट ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट, माई एसक्यूएल का प्रॉम्प्ट बोलते हैं इसको, माई एसक्यूएल प्रॉम्प्ट, ठीक है। इसके आगे हम यहाँ पे क्वेरी लिखते हैं, एसक्यूएल की क्वेरी, तो वो क्वेरी लैंग्वेज की होती हैं। तो एसक्यूएल जो है हमारे पास, जैसे आपको बताया, इस माई एसक्यूएल में हम एसक्यूएल चलाएंगे और एसक्यूएल हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछे जाते हैं कि बेटा हमारे पास एसक्यूएल की फुल फॉर्म तो हो ही गई हमारी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसकी कौन कौन सी सब लैंग्वेज होती हैं, इसमें और कौन सी सब लैंग्वेज होती है। तो इसकी जो सब लैंग्वेजेज हैं वो हमारे पास इस तरह से हैं, सब लैंग्वेजेज ऑफ एसक्यूएल। तो एक सब लैंग्वेज है हमारे पास यहाँ पर DDL, मतलब एसक्यूएल बहुत ही सिंपल है, जितनी भी आपने आगे भी अगर पढ़ोगे या कुछ भी, तो जो डेटाबेस में जो लैंग्वेज है आपके पास, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, क्वेरी लैंग्वेज, तो एसक्यूएल बहुत ही सिंपल है। जैसे HTML आपने पढ़ी है, तो HTML में फिक्स टैग होते हैं, ठीक है, कि ये टैग है, तो ऐसे इसमें भी फिक्स क्वेरी है, बस वो क्वेरी उनको यूज करना आपको आना चाहिए बस, ठीक है। तो हमारे पास एक इसकी सब लैंग्वेज है DDL, दूसरी है DML, तीसरी है DQL, फोर्थ है हमारे पास DCL और फिफ्थ है TCL, ठीक है। तो ये हमारे पास सब लैंग्वेजेज हैं, इनकी भी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए। DDL का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मैनिपुलेटेड भी आ जाता है ऑप्शन में, तो आपको याद रखना मैनिपुलेशन होगा। DQL का मतलब होता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज, DCL का मतलब होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, TCL का मतलब होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसकी 5 सब लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, नोट कर लो इसको। आपके पास फर्स्ट वाली यूनिट कंप्लीट होगी है बेटा, ठीक है। तो उस यूनिट का टेस्ट होगा, वो ऐप आप सब इंस्टॉल कर लेना, ठीक है, और ऐप पे जो है हम टेस्ट लेंगे फिर उसका। ये यूज़ करेंगे, माई एसक्यूएल यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमारे पास माई एसक्यूएल है, माई एसक्यूएल के अंदर हम बनाएंगे डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर हम बनाते हैं टेबल्स, इसमें डेटाबेसेस बनेंगे, उसमें टेबल्स बनेंगे, और टेबल्स पे फिर हम क्वेरी चलाएंगे आगे और भी। तो क्या प्रोसेस होगा, किस तरह से होगा, वो हम समझते हैं। तो देखो बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा मैं, ठीक है, क्वेरी कैसे चलानी माई एसक्यूएल की। जैसे ये माई एसक्यूएल, इसमें बहुत सारे डेटाबेस बना सकते हो आप, कितने भी बनाते रहो जब तक आपके सिस्टम में मेमोरी है, सिस्टम में इंस्टॉल है। तो इसमें पहले से भी बने हुए डेटाबेस होंगे, तो जो पहले से बना हुआ जिस नाम से, उस नाम से तो आप दोबारा नहीं बना सकते। तो हमें ये देखना कि इसमें पहले से कौन कौन से डेटाबेस बने हुए हैं, तो उसके लिए हम क्वेरी लगाएंगे सो डेटाबेसेस, ठीक है। एक से ज़्यादा हो सकते हैं डेटाबेस, तो बेसिस लिखेंगे, ठीक है, प्लूरल फॉर्म में। तो इसमें 19 रो आ गई हैं, ये सेलेक्ट हो गए। तो ये डेटाबेस इसमें पहले से ही बने हुए हैं, 12th CS, ABC, अमन, अनमोल, दिल्ली, इंफॉर्मेशन स्कीमा, J1, KVS, लीट, माई एसक्यूएल, पार्किंग वगैरह ये सब, ठीक है। तो अगर सबसे पहली क्वेरी आपको माई एसक्यूएल ओपन करने पे क्या लगानी है, फर्स्ट क्वेरी यही है
कि टू शो द एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस, तो उसके लिए हम क्वेरी लगाते हैं शो डेटा बेसिस। ठीक है, इसमें एसक्यूएल में एक फ़ायदा ये है, इसमें कैपिटल और स्मॉल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे पाइथन है या बाकी लैंग्वेज होती हैं तो उनमें कैपिटल स्मॉल का फ़र्क पड़ता है। ये चीज़ आप कैपिटल में लिख लो तब भी चलेगा, स्मॉल में लिख लो तब भी चलेगा, ठीक है, आप मिक्स करके लिख लो तब भी चलेगा, कोई मतलब नहीं इसको। हमने ये लिख दिया सो, हमने लिख दिया डेटा बेसिस, तो ऐसे लिख दो कोई नहीं तब भी चलेगा। जो भी क्वेरी लगेगी, हर क्वेरी, इसको क्वेरी बोलते हैं जो हमने यहाँ पे लिखी है, हर क्वेरी के बाद सेमी कोलन लगाना मस्ट है, तभी क्वेरी कंप्लीट होती है, ठीक है। तो ईच क्वेरी ऑफ एसक्यूएल टर्मिनेट विद सेमी कोलन, ठीक है, हर क्वेरी सेमी कोलन से टर्मिनेट होती है, नोट करो इसको। अगर आपके पास जो है प्रैक्टिस करने के लिए लैपटॉप नहीं है, मान लिया, ठीक है, लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है कि इसकी क्वेरी कैसे प्रैक्टिस करें हम, तो ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे सारी क्वेरी नहीं चलेंगी, ठीक है। ऑनलाइन में जैसे क्रिएट वगैरह डेटाबेस की क्वेरी जो है कुछ चलेंगी कुछ नहीं चलेंगी, तो मैं आपको ऑनलाइन भी एक टूल बता दूंगा, ठीक है, आप उससे भी कर सकते हो, आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, फिर मोबाइल में चल जाएगा, कोई ऐप वगैरह नहीं करनी, क्योंकि आपको इतनी, अगर पूरी डिटेल में सब करना है तो आपको सिस्टम में इंस्टॉल हो जाए तो बेटर ही है, ठीक है, नहीं तो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, या ऑनलाइन भी टूल्स हैं इसके कंपाइलर बने हुए, वहाँ से भी आप कर सकते हो। नोट कर लिया बेटा ये, ठीक है। यस सर। तो अब देखो, जैसे हमें अपना डेटाबेस बनाना है खुद का, ठीक है, यहाँ पे मान लिया हम GSS वो उसके नाम से बनाते हैं, GCC के नाम से बनाते हैं, ठीक है, तो GCC इसमें बना हुआ नहीं, तो हम यहाँ पे या CUET के नाम से बना लेते हैं डेटाबेस। तो देखो डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं, तो उसके लिए कमांड है क्रिएट, ठीक है, और फिर हम लिखेंगे डेटाबेस, एक ही बनाना तो ऐसे नहीं लगाएंगे, क्रिएट डेटाबेस, फिर जो डेटाबेस बनाना उसका नाम CUET, ठीक है, सेमी कोलन लगा देंगे, एंटर कर देंगे, तो क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड, यानी अब वो बन गया है डेटाबेस। अब अगर आप शो करोगे तो देखो इसमें CUET भी आ गया है, ठीक है, अब ये 20 हो गई, पहले 19 थी अब 20 हो गई, ठीक है। तो दूसरी क्वेरी हमारे पास है कि हमें अपना डेटाबेस बनाना, तो कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेरी है टू क्रिएट ए न्यू डेटाबेस, तो क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम दे देंगे, सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिखा क्रिएट डेटाबेस और CUET, इस तरह से, ठीक है, इससे एक नया डेटाबेस क्रिएट हो जाता है, फिर आप उसको जो है यूज कर सकते हो। देख लिया, शो करके आप चेक कर लोगे कि बन गया या नहीं बन गया, वैसे क्वेरी ओके लिखी आई तो मतलब बन गया है, ठीक है। अब इस डेटाबेस में हम कैसे टेबल बनाएंगे, इसको कैसे, जैसे हमारे पास डेटाबेस बनने का मतलब है एक तरह से जैसे फाइल सिस्टम में हम फोल्डर बना देते हैं,
तो एक फोल्डर बन गया हमारे पास। उस फोल्डर के अंदर अब टेबल बनाएंगे, यानी इस डेटाबेस के अंदर टेबल बनाए रहेंगे। ठीक है, तो ये जो है आप जो आज कराया है फॉरेन की के बारे में, सारी की सारी फॉरेन हो, प्राइमरी, सुपर, कैंडिडेट, अल्टरनेट वगैरह, वो सब अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, कल उनका टेस्ट भी होगा, उससे पहले का भी, और बाकी फिर हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज